हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3। बच्चों, इस अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, इस अध्याय को हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ये इस अध्याय का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इस अध्याय के सभी प्रश्न करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक ले लीजिए और बुक में पेज नंबर 45 खोल लीजिए। ठीक है? तो देखिए उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। कैसी धातु का बच्चों? देखिए पहला क्या कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बच्चों, आपको ऐसी धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर क्या हो, द्रव हो। तो बेटा आपको पता होगा कि सामान्यतः सभी धातुएं ठोस होती हैं। ठीक है? लेकिन एक ऐसी भी धातु है जो कमरे के ताप पे, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और वो कौन सी है? वो है आपकी मरकरी। क्या बच्चों? मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। ठीक है? इसका सिंबल क्या है? Hg। ठीक है? दूसरा देखिए कि चाकू से आसानी से काटा जा सके। तो बेटा आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। आपको तो पता होगा कि सभी धातुएं क्या होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, तो बहुत ही कठोर होती है ना। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अब बेटा चाकू से काट सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना मुलायम होंगी। ठीक है? और वो धातुएं हैं आपकी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। नाम याद रखना बच्चों, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ओके, चलिए तीसरा देखिए, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। तो बेटा अब आपको बताना है कि ऐसी धातु कौन सी है जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। बताइए। तो वो है आपकी सिल्वर यानी कि Ag और कापर। ठीक है बच्चों? कापर मतलब तांबा, Cu। ओके, ये देखिए फोर्थ वाला देखिए कि उष्मा की कुचालक होती है। ऐसी धातु का नाम बताइए बच्चों जो क्या उष्मा की कुचालक हो। तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? लेड और मरकरी। लेड मतलब Pb, मरकरी मतलब Hg। ठीक है बच्चों, ये सिंबल है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। बच्चों नोट्स बना रहे हैं ना? वेरी गुड, बनाते रहिए। ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया? अघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। बच्चों बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों वर्ड्स के आपको मीनिंग बतानी है। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है? तो देखिए बच्चों, अघातवर्ध्य मैंने बताया हुआ है कि जिनको पीट करके चौड़ा बनाया जा सके, ऐसी धातुएं जिनको पीट कर चौड़ा बनाया जा सके, उसके इस गुण को यही कहते हैं। ठीक है? क्या? अघातवर्ध्यता। और ऐसी धातुएं जिनको तान करके लंबा किया जा सके या तार बनाया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस गुण को तन्यता कहते हैं। चलिए आंसर लिखिएगा इसका कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों? इस गुणधर्म को अघातवर्ध्यता कहते हैं। तो बेटा समझ में आ गया ना कि क्या होती है अघातवर्ध्यता। दूसरा यानी कि उसके आगे एग्जाम्पल देखिए, सोना यानी कि प्रतीक है Au, गोल्ड। चांदी Ag सबसे अधिक अघातवर्ध्य धातुएं हैं, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा हम लोग पीट करके पतला बना सकते हैं। ठीक है? आगे देखिए, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो धातुएं होती हैं उनको खींच एकदम पतला तार बना दिया जाता है, और उसके इसी गुण को, इस खींचने वाले गुण को, ठीक है, क्या कहते हैं? तन्यता। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो बेटा आपको याद रखना है कि सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातुएं हैं। ठीक है ना? यानी कि सबसे ज़्यादा सोना में क्या होती है? खींचने का गुण, उसको एकदम पतला बना सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, और अगला से पहले हम लोग क्या करेंगे?
पेज चेंज करेंगे। तो पेज नंबर 51 जानते हैं ना, 50 नहीं 51, 50 और 1 51। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, बुक भी ले रही है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम धातु होती है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना, तो इनको केरोसिन जो तेल होता है, मिट्टी का तेल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न क्या है। तो बच्चों समझिए, इसको याद रटना नहीं है, समझना है। समझ लेंगे हमेशा के लिए आ जाएगा, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे। तो समझना है, ठीक है, लिखिए समझिए, रटिए नहीं। ओके, चलिए देखिए। तो बच्चों सोडियम और पोटेशियम लिख रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं हैं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे मान ले कि ये सबसे अधिक अपक्रियाशील धातुएं हैं। तो आपको याद होगा, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, याद है आपको ना। तो सबसे ऊपर जो धातुएं होती हैं वो सबसे क्रियाशील होती हैं, जो बीच में होती हैं वो मध्यम होती हैं, और जो नीचे होती हैं वो निम्न होती हैं, ठीक है। तो जो बच्चों सोडियम और पोटेशियम है, ये कहाँ होता है, याद करिए, याद है बच्चों। जो पोटेशियम है ये सबसे टॉप में आता है, सबसे पहला है, और उसके नीचे क्या आता है, सॉरी, जो टॉप में है वो पोटेशियम है और उसके नीचे आता है सोडियम, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर हैं ये दोनों, तो ये सबसे क्या होंगे, अधिक अपक्रियाशील होंगे, ठीक है। इनमें वायु के साथ अपक्रिया कर आग पकड़ लेती है। ये बच्चों इतने क्रिएटिविटी होती हैं, यानी कि अपक्रियाशील होती हैं कि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। तथा यह खड़ी पाई, ये जल के साथ, जो ठंडा जल होता है, साथ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करती हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब जब जल के साथ ये अपक्रिया करती हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करती हैं और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। क्या निकलती बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो जब ये तेल में रहेंगी तो तेल से रिएक्शन नहीं करेंगी, और रिएक्शन नहीं करेंगी तो उससे बची रहेंगी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, पक्का। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। 2 वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अभिक्रियाओं के लिखना बच्चों, समीकरण लिखना है। तो समीकरण तो आपको लिखना मैंने सिखाया हुआ है, अच्छे से बैलेंस करना भी सिखाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कह रहा है बच्चों, भाप के साथ आयरन। तो यहाँ पर क्या करना है कि भाप को आयरन के साथ रिएक्ट करवाना है, अभिक्रिया करवाना है। तो बच्चों भाप पता है आपको, H2O, पानी से तो बनता है भाप ना। तो पानी हो, भाप हो या बर्फ़ हो, फार्मूला वही रहता है, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम। तो चलिए देखिए आंसर लिखिए। पहला भाप के साथ, कि भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो बट आपको याद होगा कि मैंने पढ़ा हुआ है धातुओं की अपक्रिया, कि धातु में किससे अपक्रिया करती है तो क्या बनता है। तो आपको याद होगा कि जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, याद है ना। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, छूटेगा तो फिर पिटाई होगी आप लोगों की। तो देखिए, तो ये बच्चों ये क्या है, Fe यानी कि आयरन, लोहा लेके आ रहे हैं, भाप H2O, अपक्रिया करेंगे धातु का ऑक्साइड, तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, ठीक है। और क्या बनेगा, गैस बनेगा, कौन सा, हाइड्रोजन बन गया। बैलेंस करना है, बैलेंस करने आता है ना, नहीं आता है, चलिए एक तो बता दे रहे हैं, बस एक तो बताएंगे, दो नहीं बताएंगे नीचे वाले। देखिए इसमें मिलाइए, सबसे पहले ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 है, यहाँ कितना था, सिंगल, तो क्या करेंगे 4 कर देंगे, ठीक है। Fe कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, सिंगल, तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 कर दिए यहाँ पे। अब तो बाकी सब बराबर हो गया, हाइड्रोजन 4 दूना 8, यहाँ भी 4 दूना 8, हो गया काम, ठीक है।
ये बहुत आसान है, आप लोगों को आना चाहिए ये सब। चलिए दूसरा देखिए, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अपक्रिया। इसमें पहला लिखिएगा, जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यानी कि जो जल होता है तो बेटा ये वाटर के साथ स्लो में रिएक्शन करता है, ठीक है ना। इनकी जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है, बहुत ही मंद होती है, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखिए कैल्शियम जल, धातु है, हाइड्रोजन है, तो धातु का ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस, ठीक है। चाहे अपक्रिया स्लो हो या फास्ट हो वही बनेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए पोटेशियम के साथ तेज तथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। कैल्शियम के साथ स्लो हो रही थी लेकिन पोटेशियम के साथ फास्ट होगी और ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी याद है आपको ना। देखिए ये जो पोटेशियम है ये जल है, अपक्रिया करेंगे धातु का ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा और ऊष्मा निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है। चलिए बेटा ध्यान दीजिए इधर, फोकस करिए। बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि मुंडी घुमा लेंगे, ये बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए फोकस करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ABCD बस याद रखिए यहाँ पे। तो ये ABCD 4 धातुओं के नमूने हैं, ठीक है बच्चों। मतलब 4 धातुएं हैं, उनके थोड़े थोड़े सैंपल काट के लिए गए हैं, ठीक है बच्चों। नमूना मतलब होता है उसी में से थोड़ा सा काट के ले लेते हैं सैंपल के लिए, ठीक है, जिसका टेस्टिंग होता है। तो नमूने को लेकर के एक एक करके यानी कि बारी बारी से चारों को निम्न विलयन में, निम्न विलयन मतलब ढेर सारे विलयन हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार सारणीबद्ध किया गया। ये सारणी नीचे है, ठीक है। चलिए आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, नहीं तो इसमें तो देख ही रहे हैं, ठीक है। देखिए जल्दी से, ये है बेटा सारणी आपकी टोटल, क्या ये टोटल सारणी है। तो देखिए डाटा क्या मिला है आपको, परिणाम क्या आया है कि जो धातु है, देखिए बच्चों ये क्या है, धातु, ये चारों क्या हैं, धातु हैं। और ये क्या हैं, ये वो विलयन हैं जिनमें इनको डाला गया है, ठीक है। तो डालने का जो परिणाम आया है वो यहाँ दिखाया गया कि जो A वाला था इसके साथ जो आयरन सल्फेट था कोई अपक्रिया नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जो B वाला है, जब B इसमें डाला गया, या इसको देख लीजिए ऐसे पे, जब इसमें डाला गया तो कोई अपक्रिया नहीं हुई, और जब A में डाला गया इसमें कॉपर सल्फेट में A वाले को तो विस्थापन हो गया। जब जिंक सल्फेट डाला तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और जब किस में डाला गया, क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में, किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, तो क्या हुआ, तब भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जब B वाले को डाला गया किसमें, आयरन सल्फेट में, तो विस्थापन हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कोई अपक्रिया नहीं हुई और इसमें भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और जो C वाला है, जब इसको डाला गया आयरन सल्फेट में, कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं, इसमें क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब D वर्ग डाला गया, इसमें कोई अपक्रिया नहीं, किसी से कोई अपक्रिया ही नहीं किया, ठीक है, जैसे का वैसे ही रहा। तो अब देखिए, अब ये आप पढ़ लिए, ये था डाटा पूरा। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चन देना है, इस बेस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा आपको उसको आंसर देने हैं। तो देखिए, इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C एवं D के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, ये जो विलयन हैं धातु के, इसमें कौन सी धातु सबसे पहले आएगी, तो इसमें सबसे पहले आपकी आएगी आयरन, क्या है बच्चों, आयरन, ठीक है ना, सॉरी आयरन से पहले आपका जिंक आएगा। जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे, ये जिंक पहले आएगा। उसके बाद आयरन, ये आयरन है आपकी, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, नहीं कापर आएगी पहले, ठीक है। तो ये कापर हो जाएगा, और क्या है बच्चों, सिल्वर, AG। चलिए तो देखिए
सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो देखिए बच्चों, ये जो बी वाली है, कौन सी? बी वाली है। तो ये किससे अपक्रिया कर रही है? Fe से। किससे? Fe से। तो इसका मतलब ये जो बी वाली है धातु, ये सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु होगी। ठीक है। उसके बाद धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो बताइए कि जब ये धातु जो बी है, जो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है इन चारों में से, इसको जब कॉपर सल्फेट में विलयन में डाला गया तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए कह रहा है आंसर में कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है तथा लालिमा युक्त भूरे रंग की कॉपर की परत बन जाती है। ठीक है। ये था दूसरे का आंसर इस वाले का, कि जब कॉपर सल्फेट को किसमें डाला जाता है, सॉरी इस धातु को बी वाले को डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है तथा लालिमा युक्त भूरे रंग का, जो से जंग होता है ना, मूर्छा, उस तरीके का रंग की कॉपर की परत बन जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या करा है तीसरा क्वेश्चन, कि धातु ए बी सी एवं डी को अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए। तो मैंने अभी बताया हुआ है कि सबसे पहले कौन आएगा आपका। देखिए सबसे पहले जो आएगा ऊपर ये बी वाला सबसे अधिक अपक्रियाशील है, उसके बाद ए वाला होगा। ठीक है। फिर सी वाला होगा और फिर डी वाला। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा आगे। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ये हो गया कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। फिर आयरन के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए देखिए आंसर लिखिएगा कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। आपको पता है कि जो HCl होती है, तनु अम्ल होता है, वो धातु के साथ अपक्रिया जब करता है तो क्या बनता है, H2 गैस निकलती है ना, हाइड्रोजन गैस, वही। ठीक है। क्योंकि अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है। चलिए, और इसके बाद क्या था कि आयरन की क्रिया करानी किससे, H2SO4 से। देखिए तो ये आयरन है, ये H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 फिर FeSO4 बना लेगा, फेरस सल्फेट, और क्या बचेगा, H2 निकल जाएगा। हो गया। ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। कि यहाँ पे जो धातु है इसकी क्रिया कराई गई किससे, H2SO4 से। ठीक है। तनु अम्ल है, ये भी कैसा है, तनु अम्ल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या कह रहा है कि जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। अगर जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तो ये बहुत आसान है। चलिए देखिए, लिखिए कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है। बच्चों मलिन का अर्थ होता है कि धुंधला हो जाता है, ठीक है, हल्का हो जाता है। ठीक है। तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है। क्या बन जाएगा, रंगहीन जिंक सल्फेट। काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जिंक Fe से अधिक अपक्रियाशील है। तो अपक्रियाशील कैसे पता चलता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है। अगर आप लोग याद कर लिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। जिंक ऊपर आएगा, Fe नीचे, तो जिंक के जस्ट नीचे क्या आएगा, Fe आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में। चलिए देखिए रिएक्शन देख लीजिए कि जिंक की किससे कराए हैं, FeSO4, तो क्या बना लेगा बच्चों,
जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट रंगहीन होगा, ठीक है। और क्या बनेगा, Fe धातु विस्थापित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक ऊपर आता है और Fe उसके नीचे, तो अपक्रिया हो जाएगा ना, विस्थापन अपक्रिया। ओके, चलिए पेज नंबर 54 खोलिए, पेज नंबर 54। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, चलो उसको देखिए जल्दी से। खुल गया 54 नंबर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या करें बेटा, ध्यान से पढ़िए कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए या लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, कुछ नहीं, बहुत आसान है कि उनके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आप उनको दिखा दीजिए, ठीक है। वही क्या कहलाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, आखिरी कक्षा के, लास्ट ऑफ कोर्स के, ठीक है ना, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उनको दिखाना है बस, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए, इसको दिखाना कैसे बनते हैं। तीसरा, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, ठीक है। तो चलिए तीनों का हम लोग आंसर ढूंढते हैं, उत्तर लिखते हैं, ढूंढेंगे क्या, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन था आपका कि सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाना था ना। तो देखिए बच्चों ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो आता है आपको ना। ओके, तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा, देखिए ये वाला लास्ट। तो देखिए इसको ऐसे दिखा दिए, हो गया, बस यही करना था, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन थे उसको यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। बच्चों ये क्या है, ऑक्सीजन है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, कितने हैं 6। तो देखिए 6 इसमें दिखा रहे हैं, 2 2 4 2 6, हो गया। उसी तरीके से MgO में देखिए बाहरी कक्षा में कितने हैं बताइए, कितने हैं 2। तो देखिए 2 दिखा दिए, कहीं भी 2 दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें, कहीं दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन 2 ही दिखाना है, इतना ढेर सारा नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए दूसरा वाला कि Na2O का और MgO का निर्माण किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा। तो देखिए ये सोडियम है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 2 सोडियम है इस तरीके से, क्योंकि ये Na2 बनाना है, क्या बनाना है, Na2O, यही ना। तो 2 सोडियम ले लिए, एक इसके इलेक्ट्रॉन, एक इसके इलेक्ट्रॉन। तो जब ये देंगे इसको तो इसका कितना हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा, इसमें 6 है ना, तो कितना पूरा हो जाएगा, 8, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ये भी अस्थाई हो जाएगा और ये भी अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक सोडियम पे एक पॉजिटिव, एक सोडियम पे एक पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, क्यों, इसने 2 लिया हुआ है, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, -2। या कैसे लिख सकते हैं, सोडियम का 1 है 2, तो Na2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो O, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला Mg है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये 2 देगा, ठीक है। ऑक्सीजन है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 तो देगा नहीं, तो क्या करेगा, 2 लेकर अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा, तो 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दिया है तो 2 पॉजिटिव, ये 2 लिया है तो 2 निगेटिव, ठीक है। तो क्या बना लेगा बताइए, Mg का 1 है, 1 है, एक Mg, O कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, क्या क्या बन गया, MgO, समझ में आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए जल्दी से, लिखिए बच्चों कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, या हम कह सकते हैं अंतर आकर्षण बल,
जो इनके आयन होते हैं उनमें एक बहुत मजबूत बल पाया जाता है, ठीक है ना, जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब समझ में आएगा कि गलनांक क्यों उच्च होते हैं। क्योंकि बच्चों गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पे क्या हो कोई ठोस पिघलने लगे, यही ना। लेकिन जो आयनिक ठोस होते हैं, ठीक है, या आयनिक यौगिक जो भी होते हैं, तो उनके जो आयन होते हैं वो मजबूती से एक दूसरे के बीच बंधे होते हैं, और जिसको तोड़ने के लिए जो बंधे होते हैं जिस बांड के द्वारा, उसको तोड़ने के लिए उन्हें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना, और इसलिए वो क्या होते हैं, वो उनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पेज नंबर 59 यानी कि 59 खोल लीजिए, पेज नंबर 59। इसमें आपको परिभाषा बताना है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। किसकी, खनिज क्या होते हैं, आपको शॉर्ट में बताना है, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग नहीं, शॉर्ट में लिखना है। अयस्क क्या होते हैं और गैंग क्या होते हैं। ठीक है, लेक्चर में सब करवा दिया मैंने, फिर भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो डालिए हेडिंग खनिज, क्या डालेंगे, खनिज यानी कि मिनरल्स। लिखिए इसमें मिनरल्स में, लिखिए जल्दी जल्दी, क्या लिखेंगे मिनरल्स में, कि धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, मिट्टी, रेत, चूना पत्थर मिले होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। समझ में आया बच्चों, कि वे तत्व या यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जिनमें क्या मिले होते हैं, कुछ अशुद्धियाँ, चाहे वो मिट्टी हो, कंकड़ हो, रेत हो या चूने पत्थर हो, वो सब हम क्या कहते हैं, उसे हम मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अयस्क। क्या है, अयस्क। बच्चों अयस्क इंग्लिश में और कहते हैं, ठीक है, ORE। इसको लिखिएगा कि जिस खनिज को या जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि जिस खनिज से कम पैसे में, कम लागत में धातुओं की प्राप्ति होती है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए गैंग। बच्चों गैंग को भी हम लोग गैंग ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी से खनिज या खनित होगा। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो अयस्क में यानी कि जो खनिज हम लोग निकालते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, गैंग। सीधे से कहे तो अयस्क में मिली हुई अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उसी पेज का, पेज नंबर 59 का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखिएगा। पहला कि दो धातुओं के नाम बताइए। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो बच्चों जो धातुएं होती हैं, या तो वो मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी या तो संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन पाई जाएंगी, जो बिल्कुल अक्रियाशील नहीं होंगी। संयुक्त में कौन पाई जाएंगी, जो अक्रियाशील होंगी। ठीक है, तो देखिए सोना और पेट्रोलियम धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में क्यों पाई जाती हैं बच्चों, बताइए, मैंने भी बताया है ना, क्योंकि जो धातुएं अब क्रियाशील नहीं होंगी वो कैसी पाई जाएंगी, मुक्त अवस्था में, और जो क्रियाशील होंगी वो संयुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। जो धातु होती हैं तो उसके ऑक्साइड से उसको कैसे प्राप्त करते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ लेक्चर में अच्छे से पढ़े होंगे। धातुओं का निष्कर्षण तो आपको आ रहा होगा अपने से। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो अब मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना, कि अब नहीं दिया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए कि अपचयन इंग्लिश में रिडक्शन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
बच्चों अपचायक वो होता है जिसके द्वारा अपचयन करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए MnO2, ये है बच्चों मैग्नीज का ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीज का ऑक्साइड। तो ये क्या है, एल्युमिनियम है। तो ये करेगा क्या कि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, कौन, एल्युमिनियम, और क्या बनाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। आपका क्या जो Mn है वो अलग विस्थापित हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपचयन करा करके धातुओं को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 61 खोलिए, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर, जो 3 है, ठीक है, जिंक अलग है मैग्नीशियम अलग है। तो जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। बच्चों ये देखिए, ये तीनों आपके ऑक्साइड हैं, जिंक के, मैग्नीशियम के और कॉपर के, और इनको जिंक और मैग्नीशियम के साथ क्या कि बारी बारी से गर्म किया गया है। तो पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे किस स्थिति में, किस कंडीशन में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी, यानी कि किस कंडीशन में आपकी अपक्रिया होगी और किस कंडीशन में नहीं होगी। तो आपको बच्चों पता है कि विस्थापन अपक्रिया क्या ज़रूरी है कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हैं वो अपने से नीचे वाली धातुओं को विस्थापित करेंगी, ऊपर वाली को नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, जिंक है, यहाँ क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक और जिंक में तो कोई सेम है, तो क्या अपक्रिया होगी, विस्थापन होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो बताइए जो मैग्नीशियम है ये जिंक से ऊपर है या नीचे, मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ऊपर है या नीचे। तो मैग्नीशियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, और जब ऊपर है तो क्या करेगी, इसको विस्थापित कर, किसको, जिंक को, ठीक है। और जो कॉपर है वो देखिए जिंक से ऊपर नीचे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉपर होती है ये जिंक से नीचे होती है, जिंक से कहाँ होगी, नीचे होगी, तो इसमें विस्थापन नहीं होगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब मैग्नीशियम से कंपेयर करना है। बच्चों बताइए मैग्नीशियम ऊपर होता है कि जिंक, बताइए, मैग्नीशियम ऊपर है कि जिंक, मैग्नीशियम ऊपर है, कौन ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो ये विस्थापित नहीं करेगी, अपक्रिया नहीं होगा, इसमें विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम तो करेगा नहीं, जिस प्रकार से जिंक ने जिंक से नहीं किया उसी प्रकार से मैग्नीशियम से नहीं करेगा, ठीक है। अब कॉपर की बात करते हैं। तो अब मैच करिए, मैग्नीशियम ऊपर है कि कॉपर ऊपर है। अगर कॉपर ऊपर हुआ तो मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, अगर कॉपर नीचे हुआ तो नीचे वाला ऊपर को तो करेगा नहीं, ठीक है ना। ऊपर वाला नीचे को करेगा लेकिन नीचे वाला ऊपर को नहीं करेगा, तो कॉपर नीचे होता है तो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कम अपक्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, मैग्नीशियम की अपेक्षा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का ऑक्साइड है, धातु लेते हैं जिंक, तो बताइए होगा कि नहीं होगा। जिंक अब कॉपर से ऊपर है या नीचे है, तो ऊपर होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो देखिए ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। साइड में एक दिख रहा होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से देखिए। तो कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है, किससे, कॉपर से, तो हो जाएगा विस्थापन। उसके बाद मैग्नीशियम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, ऊपर से चौथे नंबर पर मैग्नीशियम आता है, तो नहीं होगा। अगर बात करें कॉपर की, तो बेटा कॉपर को नहीं करेगा, जिस प्रकार से जिंक ने जिंक को नहीं किया, मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम को नहीं किया, उसी तरीके से कॉपर को नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका कारण देख लीजिए बच्चों। कारण देखिए, कारण क्या है कि क्योंकि अधिक अपक्रियाशील धातुएं कम अपक्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। कौन, जो अधिक होंगी वो किसको करेंगी, कम वाले को, ठीक है। कभी ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि कम वाले ज़्यादा वाले को कर दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। आपको आंसर बताना है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है, जिनका संक्षरण नहीं होता है, ठीक है। तो लिखिए इसका आंसर, सक्रियता श्रेणी में
नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए संचारित नहीं होती हैं। बच्चों को पता है कि जो सबसे ऊपर होती हैं क्रिया श्रेणी में वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, सबसे क्रिया कर लेती हैं, लेकिन जो इस श्रेणी में सबसे नीचे होती हैं वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं उनसे क्रिया नहीं करती हैं, और जब क्रिया नहीं करेंगी तो उनका संचरण भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिश्र धातु क्या होती है? जो क्वेश्चन क्या है कि मिश्र धातु क्या होती है? तो आपको पता है मिश्र धातु क्या होती है? पता है तो बताइए जल्दी से। नहीं पता? कोई बात नहीं। तो देखिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं, एक सेकेंड, अथवा एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए बच्चों होगा क्या कि मिश्र मतलब क्या होता है? मिलना। उसमें क्या हो सकती हैं? दो या दो से अधिक धातुएं हो सकती हैं, या एक धातु हो सकती है, एक अधातु हो सकती है। तो इनके मिलने से क्या बनता है? मिश्र धातु। ठीक है, देखिए जैसे आपका कांसा हो गया। ठीक है, अब जो कांसा होता है वो बनता है आपका कापर से, एक सेकंड ना, किससे बनेगा बच्चों? वो बनेगा कापर और टीन से। ठीक है, और जो इस्पात स्टील जो होता है वो आपका किससे बनेगा बताइए? स्टील किससे बनता है? वो बनेगा आपका कार्बन और आयरन से। तो देखिए यहाँ पे दोनों धातुएं हैं। ठीक है, धातु से हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए जो कार्बन है वो किससे कर रहा है? वो कर रहा है Fe यानी कि आयरन से। और आयरन क्या है बच्चों? एक धातु है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है? मैंने सभी अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। अब जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है, पेज नंबर 62 के वो बचे हुए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ओके, तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।